dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस ऑफ चैप्टर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ओपेरॉन और उसके बाद हम जानेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले हमने टीआरएनए और ट्रांसलेशन और जीन रेगुलेशंस के बारे में पिछले वीडियो में स्टडी किया था। तो आइए जानते हैं कि ओपेरॉन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ओपेरॉन के बारे में बात करें तो इट इज अ यूनिट ऑफ जीन व्हिच रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यानी ये क्या है, जीन की वो यूनिट है जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम ओपेरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करें और चीज़ों को फील करने की कोशिश करें तो ओपेरॉन के अंदर कुल 4 चीज़ें होती हैं जिसको हम याद करेंगे IPOS, ईपॉस। ठीक है, आई इज बेसिकली क्रिएटेड फ्रॉम द टर्म इनहिबिटर। आई जो है वो उस टर्म से क्रिएट होता है, उस टर्म से बनता है जिसका मतलब होता है इनहिबिटर, नॉट की इंड्यूसर। तो यहाँ आई जो टर्म है, जो आई जीन है दिख रहा है आपको, वो इनहिबिटर को रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड फॉर इनहिबिटर लिखा है, और इसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। ये करता क्या है, लगातार सिंथेसाइज करता है रिप्रेसर का, और ये रिप्रेसर क्या हो जाता है, ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोके रहता है, यानी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको सराउंडिंग में सबस्ट्रेट नहीं मिलता है। जब तक सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तब तक जो है इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। अब सबस्ट्रेट क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए लैक्टोज है, लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है जो कि जा करके रिप्रेसर से जुड़ेगा। जब लैक्टोज जो सबस्ट्रेट है जाके रिप्रेसर से जुड़ेगा तो ये वाला चीज खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो ट्रांसलेशन की घटना स्टार्ट हो जाएगी। लैक्टोज जब रिप्रेसर से जुड़ता है तो ये जो ऑपरेटर से बाइंडिंग साइट है वो खत्म हो जाता है, यानी सराउंडिंग में जब हमको सबस्ट्रेट मिल जाता है, जब हमको टारगेट मिल जाएगा किसी काम को करने का तो हम काम करेंगे। ऐसे कोई काम, कोई टारगेट ही नहीं तो काम किस बात का। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये जीन तभी एक्टिवेट होती है जब सराउंडिंग में उसको कोई सबस्ट्रेट मिलता है। यहाँ लैक्टोज नाम का सबस्ट्रेट मिला जो कि क्या, जो कि इंड्यूसर की तरह बिहेव करता है। अब ये इंड्यूसर जाकर के जब रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है तो ये ऑपरेटर से बाइंडिंग साइट खत्म हो जाता है। जब तक ये रिप्रेसर से जुड़ा रहता है तब तक क्या कहता है, स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग आरएनए पॉलीमरेज। जब तक रिप्रेसर इससे बाइंड होता है तब तक ये जो है आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रोसेसिंग है उसको रोके रहता है, क्योंकि आरएनए का पॉलीमरेज का काम ही है क्या करना, ट्रांसलेशन करना। ठीक है, तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसलेशन कराने के प्रोसेस को क्या किया है, रोके रहता है, उसके पीछे रीजन यही होता है क्योंकि उसके सराउंडिंग में कोई सबस्ट्रेट नहीं बनता है। अगर बात को आगे बढ़ाया जाए और चीजों को महसूस करने की कोशिश किया जाए कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है, तो जब यहाँ इंड्यूसर बाइंड हो जाएगा, जब यहाँ इंड्यूसर बाइंड हो जाएगा तो ये अब फ्री हो जाएगा। ठीक, अब फ्री हो जाएगा तो P से होता है प्रमोटर, प्रमोटर होता है, और O से होता है ऑपरेटर। O से क्या होता है, ऑपरेटर, और S से होता है स्ट्रक्चरल जीन। S से क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का 3 हिस्सा होता है, Z, Y, A, और उसमें से 3 एंजाइम निकलते हैं BPT। ये ट्रिक है आपको उसके अंदर से निकलने वाले एंजाइम का, और कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है उसको समझने के लिए। देखिए, जो Z जीन है उससे निकलता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम निकलता है जो कि क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम निकलता है जो लैक्टोज जो कि डाइसैकराइड है उसको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर सकती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम है जो कि क्या कर सकता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर सकती है। लैक्टोज एक डाइसैकराइड है तो यहाँ सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और सबस्ट्रेट को हम इंड्यूसर कहते हैं। इंड्यूसर जाके रिप्रेसर से बाइंड होगा, ऑपरेटर खाली हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करने लगेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या है,
इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पी से होता है परमीएज। परमीएज क्या करता है, सेल की परमिबिलिटी को बढ़ाता है बीटा लैक्टोसाइडेज के लिए। और टी का मतलब होता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि क्या करता है, लैक्टोज परमिएट और बीटा लैक्टोसाइडेज का इस हो रहे प्रोसेस में हेल्प करता है। चीजें क्लियर है? तो हमने क्या बताया, हमने कहा ओपेरान क्या है, यूनिट ऑफ जीन व्हिच रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओपेरान को अगर समझना है तो उसमें चार हिस्सा होता है, आई पी ओ एस। आई इज बेसिकली स्टैंड फॉर इनहिबिटर, ये लगातार सिंथेसाइज करता है रिप्रेसर जो कि ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। जब ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। पी से होता है प्रमोटर, ओ से होता है ऑपरेटर और एस से होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का तीन हिस्सा बनाया, जेड वाई ए। जेड से बनता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वाई से बनता है लैक्टोज परमीएज और ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। लैक्टोज परमीएज सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब अगर इस सिस्टम में सराउंडिंग में अगर सबस्ट्रेट मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको लैक्टोज मिलता है, तो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव करता आता है, रिप्रेसर से जब जाके बाइंड हो जाएगा तब ये वाला एंड खत्म हो जाएगा और ये वाला एंड जब खत्म हो जाएगा तो आपका ट्रांसलेशन की घटना स्टार्ट हो जाएगी। ओपेरॉन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको लैक ओपेरॉन कॉमनली पढ़ना है। लैक ओपेरॉन के बारे में जेनेटिक्स फोरेंसिक्स और बायोकेमिस्ट जाकू मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अलावा भी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एरा एपेरॉन, हिस्टिडीन एपेरॉन और वैलिन एपेरॉन के बारे में भी आपकी किताब में दिया है, पर चूंकि इसके बारे में स्टडी नहीं करना है तो डिटेल में इसकी बात नहीं करेंगे। ये सब जानकारी रही ओपेरॉन से रिलेटेड। थोड़ा बात को आगे और बढ़ाया जाए तो ओपेरॉन दो तरह का होता है। ओपेरॉन दो तरह का होगा, अगर मान लीजिए लैक्टोज काम करता है तब क्या होगा, और मान लीजिए अगर ट्रिप्टोफैन काम करता है तब क्या। तो देखो बच्चों, जब लैक्टोज काम करेगा तो उसके लिए हमारा ट्रिक है LICP। जो लैक्टोज होता है, क्योंकि आपकी किताब में एक लास्ट लाइन लिखा है, उसका मतलब समझाने के लिए वर्ड आपको समझा रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर। लैक ओपेरॉन का जो रेगुलेशन होता है वो रिप्रेसर द्वारा होता है, ठीक है। तो लैक्टोज जो होता है वो यहाँ किसकी तरह बिहेव करता है, लैक्टोज यहाँ इंड्यूसर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, इंड्यूसर की तरह बिहेव करता है। लैक्टोज यहाँ किसकी तरह बिहेव करता है, इंड्यूसर की तरह। ये कैटाबोलिक होता है और पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। क्या होता है, ये कैटाबोलिक होता है और कैटाबोलिक से इसका रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें तो जब हम ट्रिप्टोफैन की बात करेंगे तो इसको याद करते हैं ट्रेन से, TRAN, ट्रैन, TRAN, ट्रैन से। T का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, TRAN। ट्री का मतलब ट्रिप्टोफैन, हाँ। R का मतलब रिप्रेसर, R का मतलब रिप्रेसर और A का मतलब एनाबोलिक और N का मतलब नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, जब लैक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा तो ये कैटाबोलिक रेगुलेशन होगा और ये रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाता है। समझ में आ गया? और अगर मान लीजिए हम ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर की तरह बिहेव करता है और ये एनाबोलिक यानी कि कैटाबोलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड एनाबोलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यानी एनाबोलिक रेगुलेशन होगा और एनाबोलिक में नेगेटिव रेगुलेशन होता है। ये कई बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में और जो है सीपीएमटी के और एम्स के एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये तो रहा ओपेरॉन के बारे में। अब हम जानेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो जीन होता है, ह्यूमन के अंदर जो जीन होता है उसका कंप्लीट मैपिंग और अंडरस्टैंडिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो लिखा है बोर्ड पे, तो कंप्लीट मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन टू द ह्यूमन बीइंग, ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लगभग 30 ईयर पुराना ये जो है हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर आर प्रेजेंट टू डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसके टारगेट यानी गोल की बात करें तो पहला टारगेट होता है कि आइडेंटिफाइंग द ऑल जीन, 20,000 से 25,000 जो भी जीन हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं।
दूसरा स्टेप होता है टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर इनटू द ह्यूमन डीएनए। जो भी 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर है उनके सीक्वेंस को हम डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन के डीएनए के अंदर। तीसरा होता है टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस, यानी कि इसको कंप्यूटर के अंदर किसी अच्छे सिस्टम में, सुपर कंप्यूटर और गीगाबाइट या टेराबाइट के जो है स्टोरेज वाले सिस्टम में इसको स्टोर करते हैं, ताकि हम जब भी चाहे तब उस इंफॉर्मेशन को रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे इंफॉर्मेशन ले सकें। इसके अलावा हम टूल्स, और इसके चलते क्या होगा, इंप्रूव द टूल्स एंड डाटा एनालिसिस, जिसका क्या होगा, हमको डाटा एनालिसिस के टूल्स जो हैं, हमारा जो है जो भी टूल्स है हमारे किसी भी डाटा को एनालिसिस करने का, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो है हमारा ज़रूरत पड़ जाता है और उनका भी यूज़ हमारे बॉडी में इसका यूज हो सकता है। यूज इट इनटू द इंडस्ट्री, इसका इंडस्ट्री में यूज होता है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और क्या है कि न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी में जो रिलेशन क्रिएट होता है, यानी कि जो नई टेक्निक आई है बायोलॉजी में ह्यूमन के बारे में स्टडी करने का, उसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बड़ा रोल होता है और उसी को बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में रही, ये सारी जानकारी तो रही हमारा क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम सीखेंगे मेथडोलॉजी। तो क्या है मेथडोलॉजी, आइए सब समझते हैं मेथडोलॉजी के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या मेथड यूज होता है, कि कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया, वो हमें समझना है। उसमें 2 स्टेप थे। पहला स्टेप था कि भाई आइडेंटिफाइंग द ऑल जीन दैट एक्सप्रेस एज ए आरएनए, सारे जीन को आइडेंटिफाई करेंगे जो आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और उस प्रोसेस को हम एक्सप्रेस सीक्वेंस एनोटेशन कहा। बात को हमने और बढ़ाया और चीजों को फील करने की कोशिश किया। तो दूसरा जो स्टेप मिला मेरे को, सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरे जो क्रोमोसोम है उस पूरे क्रोमोसोम के सेट को क्या कर दिया हमने, सीक्वेंस किया, जिसको जीनोम कहते हैं। जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसमें 2 चीजें होती हैं, उसमें एक होता है एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन को कोडिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन को नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। इंट्रॉन को बनाया जाता है और एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो सीक्वेंसिंग हो गया। अब सीक्वेंसिंग करने के बाद अलग अलग फ्रेगमेंट को लिखा, लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इनटू द सीक्वेंस विद फंक्शन। अब उसके बाद उसको हम अलग अलग करके, असाइनिंग का मतलब बाद में उसको यूज करते हैं अलग अलग सिस्टम में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। अब फॉर द सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड कट इनटू द स्मॉलर साइज। इस सीक्वेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सेल से टोटल डीएनए निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ेगा। जब काट लेंगे फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसको एम्प्लीफाई करेंगे, उसके अमाउंट को बढ़ाएंगे। एम्प्लीफिकेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से उसको अलग अलग करेंगे, और अलग अलग करेंगे। जो बड़ा होगा वो पास वाले, जो छोटा वाला 2 वाले सिरे पर डिपॉजिट हो जाएगा। जब वो डिपॉजिट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्लोन इट इनटू द होस्ट। होस्ट के अंदर क्लोन करेंगे, और होस्ट क्या होगा, बैक्टीरिया और यीस्ट होगा। यानी इसका क्लोनिंग करते हैं कहां, होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया एंड यीस्ट के अंदर, यूजिंग सुटेबल वेक्टर। जो वेक्टर होगा वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम रहा। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में रही, ये सारी जो जानकारी रही वो मेथडोलॉजी रही। क्या मेथड होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेथडोलॉजी बताया भैया कि आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस एज ए आरएनए, फिर उसको सीक्वेंसिंग करते हैं, जिसमें जीनोम के बारे में हमने स्टडी किया। और जीनोम जो होता है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस होते हैं। इसमें कोडिंग को रखते हैं, नॉन कोडिंग इंट्रॉन को भगा देते हैं। इस प्रोसेस को पूरा सीक्वेंसिंग कहते हैं। फिर उसको क्या करते हैं कि लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इनटू द सीक्वेंस। अब जो भी रीजन हमको मिला है उसको सीक्वेंस में जोड़ देते हैं, और सीक्वेंस में जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जोड़ने के बाद इस पूरे प्रोसेस को हम सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को अंजाम कैसे देते हैं, अच्छा सीक्वेंसिंग को अंजाम किसने दिया, सीक्वेंसिंग के प्रोसेस को कौन बढ़ाया। सीक्वेंसिंग के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो है फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसेस लाया। जिन्होंने लास्ट जिनके चलते 2006 में जो लास्ट क्रोमोसोम, जो फर्स्ट क्रोमोसोम था जिसका अभी तक सीक्वेंसिंग नहीं हो पाया था, वो भी 2006 में हो गया। ठीक है, तो ये भी फ्रेडरिक सेंगर के बारे में भी जान लीजिएगा थोड़ा सा, अब समझिएगा। अभी थोड़ी बार उसके बाद बताया कि भाई देखिए, फॉर सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल आइसोलेट किया जाता है। पूरे सेल से डीएनए को आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद उसको एम्प्लीफाई किया जाता है, और एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हैं। फिर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, यानी कि जो है साइज के हिसाब से अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद हम उसको
क्लोनिंग करते हैं, सुटेबल होस्ट ढूंढते हैं जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट, और उसके बाद सुटेबल वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, मतलब जो कि इनको लेकर के जाएगा। जो भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेगमेंट ऑफ डीएनए निकाले हैं उसको क्या करेंगे, उसको आप वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में आप जानते होंगे, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी वेक्टर के फॉर्म में यूज होता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको वेक्टर के फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई एक गोलाकार सर्कुलर डीएनए है, उसको इतना हाथ से काट देंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेकर के, और उसके बाद हमको जो भी जरूरत का डीएनए रहेगा उसको जोड़ देंगे उस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस पे हमने लगा दिया, लगाने के बाद हम उसको अपने होस्ट के अंदर डाल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है किसका, मेथडोलॉजी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। क्लियर है। अब इससे फायदा क्या मिला हमें ये समझना जरूरी है। तो आइए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेनिफिट समझते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का साइलेंट फीचर क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन। 64.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होता है। और क्या समझना है हमें, दूसरी बात हमें ये समझना है कि एवरेज जीन, जो नॉर्मली जीन होती है उन्हें 3000 बेस पाया जाता है, पर जो लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन होती है उसमें 2.4 मिलियन बेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन कितना होता है, ऑन एवरेज 30,000 के आसपास होता है, जिसमें 99% जो जीन होती हैं वो सेम होती हैं, 0.1% क्या होती है, 99.9% क्या होती है, लगभग लगभग सेम होती हैं, 0.1% जो डिफरेंट होती हैं। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन, 2% से कम ही जीनोम प्रोटीन के लिए कोडेड होते हैं। क्रोमोसोम 1 हैव मोस्ट जीन 2968 यानी 2968 जीन रहता है, एंड वाई हैव फीवेस्ट जीन 231। पूछा जाएगा मोस्ट जीन किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा जीन किस में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में 2968 यानी कि 2968, और सबसे कम किस में पाया जाता है, वाई हैव अ फीवेस्ट जीन। 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफर, 1.4 मिलियन लोकेशन हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें कि सिंगल बेस के चलते लोकेशन वैरी करता है, और उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इससे किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर हम ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा डिजीज है, और उसके जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेनिफिट किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, यानी एसबी का, यानी साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए दोस्तों जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।